डिप्लोमेसी में संकेतों और चुप्पी के भी कई मायने होते हैं। जरूरी नहीं है कि सामने वाले से जुबानी जंग में फंसा जाए। भारत भी यही नीति अपना रहा है। टैरिफ पर रोज बयानों के मिसाइल चला रहे डोनाल्ड ट्रंप को बिना अमेरिका का नाम लिए बगैर साफ कर दिया है कि टैरिफ को लेकर भारत पर दादागिरी नहीं चलेगी। देश हित से कोई समझौता नहीं होगा। आज टैरिफ को लेकर छिड़ी जो महाभारत के बीच भारत ने अपना जो रुख है वो उस पर चर्चा करेंगे स्वदेश विशेष में। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। तो स्वदेश विशेष में आज हमारे साथ जुड़ेंगे कई सारे एक्सपर्ट। सामरिक मामलों की जानकार डॉक्टर मोनिका वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी। यूक्रेन में भारत के पूर्व राजदूत एसटी देवरार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आईसीसी नेशनल टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन भी और एमडी संजय जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम पीएम मोदी का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर भारत का स्टैंड साफ कर दिया है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि देश हित सबसे पहले हैं। हमारे साथ मोनिका वर्मा, डॉक्टर मोनिका वर्मा सामरिक मामलों की एक्सपर्ट जुड़ गई हैं। डॉक्टर मोनिका, आपसे यही समझना चाहूंगा, अभी आपने सुना पीएम मोदी ने यूएस का नाम लिए बिना जो बयान दिया है उसे आप कैसे देखते हैं? इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है पिछले 10 सालों में अगर हम देखें प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी के ही एक एक्सटेंशन को हम ट्रेड पॉलिसी भी कह सकते हैं। खासतौर पे ये जो अभी हम एफटीएस जो नेगोशिएट कर रहे हैं दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ में, उन सभी मामलों पर जब भी भारत की ट्रेड पॉलिसी की बात आती है, जिसके क्या कहते हैं कई मायने जो है वो निकलते हैं, उन पर हम हमेशा ध्यान से अगर देखें तो वो यही समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी अन्य नेताओं जैसे नहीं है, अन्य प्रधानमंत्रियों जैसे नहीं है, और उनकी शुरू से यही रणनीति रही है। जब वो पावर में आए थे तब से उनकी यही रणनीति रही है कि भारत को जहां पर जो है फायदा हो, भारत के व्यापारी जहां सबसे ज्यादा जो है व्यापार कर पाए, अगर इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट जो है बाहर कैप्चर कर पा रही है, इंडिया के प्रोडक्ट्स भी जो है बाहर की कंट्रीज जो है उनपे टैरिफ ब्रिंग डाउन कर रही हैं, तभी इस तरह की डील्स जो है वो मोदी जो है हमेशा उसी तरह की उन्होंने डीलों को तवज्जो दी है। यूरोपियन यूनियन में भी अगर हम देखें, अभी ब्रिटेन के साथ हमारा जो एफटीए है वो अभी हमने साइन किया है। अभी जब मोदी विदेश गए थे और यूके के साथ उन्होंने जो एफटीए है उस पर साइन किया, तो वो पूरा एफटीए भी एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है किस तरह से मोदी जी ने ये पूरी इस बात का ध्यान रखा कि केवल भारत एक मार्केट की तरह ना रहे, बल्कि भारत के प्रोडक्ट्स को भी विश्व में या जिस देश के साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं वहां पर इक्वल या आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल एक्सेस जो है वो मिले। तो इस तरह का बयान जो मोदी जी दे रहे हैं, वो बयान का मैं बहुत बहुत जो है आई वेलकम, मैं स्वागत करती हूँ। उस तरह के बयान की ही मुझे उनसे उम्मीद थी।
क्योंकि उनकी जो ट्रेड पॉलिसी रही है, खासतौर पर जो उन्होंने ये चीज बोली है कि हम अपने फार्मर्स के लिए, अपने डेयरी सेक्टर के लिए जो है हम लोग अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर कर चलेंगे, चाहे हमें कितना भी दुनिया प्रोटेक्शनिस्ट बोले, चाहे कितना भी ट्रम्प हमें डराए, चाहे कितने भी टैरिफ जो है वो हम पर लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी भारत का जो अप्रोच है ट्रेड को लेकर के, भारत का जो अप्रोच है अमेरिका के साथ ट्रेड लिबरलाइजेशन पर, वो बिल्कुल भी ब्लैकमेल होने वाला नहीं है, वो बिल्कुल भी डर से उनके आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। हम ये बात बिल्कुल जो है उन्होंने अच्छे से इस चीज को क्लियर कर दिया है कि भारत के जो किसान हैं, खासतौर पे अगर आप एक बात देखें, यहाँ जो हमारी कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे देश में अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो अभी भी हमारे बहुत बड़े तबके के जो लोग हैं आज भी एग्रीकल्चर पर सब्सिस्टेंस के लिए जो है निर्भर होते हैं। आज भी उनकी जो रोजी रोटी है वो एग्रीकल्चर से ही चलती है। तो इस तरह से जब भारत का खासतौर पर डेवलपिंग कंट्री होने के नाते जब डेयरी सेक्टर हो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उस पर डिपेंडेंस हमारे लोगों की अपनी रोजी रोटी के लिए इतनी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर आप इसे कह सकते हैं। और ट्रम्प जो है वो एक डेवलप कंट्री से है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक डेवलप कंट्री है और डेवलप कंट्री होने के बावजूद भी जिस तरह से वो सब्सिडीज जो है अपने किसानों को देती है, जिस तरह से वो हैंड होल्डिंग जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की या डेयरी सेक्टर की जो करती है, आई थिंक सबसे ज्यादा अगर आप एक कंपैरिजन अगर आप करना चाहें एक किसान के ऊपर जो आज भारत सरकार सब्सिडी के तौर पर खर्च करती है, उसका कई गुना जो है अमेरिकन गवर्नमेंट जो है अपने फार्मर्स पर, अपने डेयरी सेक्टर के जो एम्प्लॉयड लोग हैं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग हैं उन पर खर्च करती है। तो हमारा तो उनसे कोई जो है कंपैरिजन ही नहीं है। इस तरह का अमेरिकन स्टेट ने अपने डेयरी सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट कर रखा है और आज अगर उनकी जीएम क्रॉप्स हो गई या उनकी डेयरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हो गए, अगर वो भारत में आने लग गए, अगर वो भारत में क्या कहते हैं हमें मजबूर करा गया उन्हें खरीदने के लिए, तो हमारे किसान तो सड़कों पर आ जाएंगे। तो ये जो एक चीज है कि हम अपने फार्म सेक्टर को जब तक इस तरह का ना बना ले, जब तक हमारा फार्म सेक्टर इस तरह से मजबूत ना बन जाए कि वो विश्व में जो है कम्पीट कर पाए, तब तक उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। और ये केवल भारत ही नहीं कर रहा, हर देश की यही रणनीति होती है। ट्रेड का वही सेक्टर केवल जो है लिबरलाइज किया जाता है जहां पर डोमेस्टिकली वो जो एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है, जब तक वो इतना काबिल ना हो जाए, इतना सशक्त ना हो जाए, तब तक उसे कंपटीशन के लिए दुनिया का कोई देश नहीं खोलता। और इसका उदाहरण आप पूरी दुनिया में देख लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग में जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके चलता है। जिस रास्ते पर अमेरिका चला है, जिस रास्ते पर ये डेवलप कंट्री चले हैं, आज उन्हीं रास्तों पर भारत चल रहा है, क्योंकि हमें भी अपनी इकोनॉमी का ध्यान रखना है, हमें भी अपने किसान भाइयों के रोजगार का ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है जो मोदी जी ने कहा है वो एक बहुत बड़ा एक संदेश है उनका, ना केवल एक डोमेस्टिक ऑडियंस को पर विश्व में भी एक खासतौर पर ट्रम्प जो बार बार ट्रम्प मोदी जी से एक रिएक्शन निकलवाने की, एक रिस्पांस निकलवाने की जो उन्होंने ये कयावत छेड़ी है, वो बार बार हमें रशियन तेल के लिए कभी ताने दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है ट्रम्प को भी कि देखिए, अगर आप ये उम्मीद मुझसे रखेंगे कि मैं अपने किसानों के या मैं अपने डेयरी सेक्टर में जो लोग हैं या जो मेरा डेयरी सेक्टर है इतना ज्यादा सेंसिटिव है, अगर मैं उस पर आपको कुछ किसी भी तरह की कंसेशन में दूंगा तो आप प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ये तो नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही मजबूती के साथ मोदी जी ने भारत का जो रुख रहने वाला है आगे वो साफ कर दिया है। मोदी जी ने साफ कर दिया है रुख, और इसको लेकर पीएम मोदी जो है कल दोपहर एक अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में क्या डिटेल्स है और इस बैठक का क्या मकसद है, इसकी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए समीर दीक्षित। समीर, ये इस बैठक के क्या मायने निकाले जाए, इस बैठक में और कौन कौन शामिल होगा, अगर आप बता पाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 8 अगस्त को अहम कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो दोपहर 1 बजे होने वाली इस बैठक का एक प्रमुख एजेंडा भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर के है। जिस तरीके से अमेरिका ने हाल ही में भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही है, 50% तक टैरिफ लगाने की बात कही, जो कि 27 अगस्त से लागू होना है। इससे भारत के किन किन सेक्टर्स पे प्रभाव पड़ेगा, उन सेक्टर्स पे इस प्रभाव को कम करने के लिए और साथ ही साथ मौजूदा समय में भारत और अमेरिका के बीच
बीच ट्रेड डील को लेकर के जो नेगोशिएशन चल रही है, जो बातचीत चल रही है, इन तमाम पहलुओं पर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। भारत की तरफ से यह भी देखा जाएगा कि क्या वो कदम उठाए जा सकते हैं कि जब तक कोई ठोस नतीजे पर ये ट्रेड डील नहीं पहुंचती है, तब तक जितने भी सेक्टर्स हैं उन पर जो टैरिफ, बढ़े हुए टैरिफ के चलते जो प्रभाव है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर जो चल रही है, उसको लेकर के ये एक अहम बैठक, कैबिनेट बैठक 8 अगस्त को होने जा रही है। इसके पहले ही भारत की तरफ से संकेत अमेरिका को दिए जा चुके हैं कि भारत कुछ मसलों पर बिल्कुल अडिग रहेगा, वो झुकने को तैयार नहीं है। मसलन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि मछुआरों के लिए, पशुपालकों के लिए और साथ ही साथ किसानों के लिए उनके हितों के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, जो बैठक है उस पर भी नजरें बनी रहेगी। कल 1 बजे प्रधानमंत्री टैरिफ से जुड़ी हुई एक अहम बैठक करने जा रहे हैं अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ। डॉक्टर मोनिका, जो ट्रंप के बयान है, बार बार ये जो बयान आ रहे हैं, इसको क्या आप मानते हैं कि एक दबाव की भी स्ट्रेटजी है, एक बिजनेस अवसरवादिता है और राजनीतिक दबाव के लिए भी जो ट्रंप है इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि 7 दिन जो और मोहलत दी गई है वो 27 तारीख तक पूरी होगी और उसके बाद 25 तारीख को जो है अमेरिकी टीम भी भारत आ रही है। तो दबाव की स्ट्रेटजी कितनी आपको लगती है ये डोनाल्ड ट्रंप की? ये बिल्कुल, आपने बिल्कुल इसे सही पहचाना है। ये दबाव की ही स्ट्रैटेजी है, ये प्रेशराइज करने की ही स्ट्रैटेजी है और इस तरह की जो टैक्टिक्स है वो ट्रंप अक्सर पहले भी करते आए हैं। पिछली बार भी जब वो पावर में आए थे तब भी उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग कहा था कि हम इतना कम टैरिफ इंडिया पे लगाते हैं लेकिन इंडिया हम पे इतना ज्यादा टैरिफ लगाता है। तो ये जो है अचानक से, अगर इस तरह को हम, इस चीज को अगर हम और अच्छे से समझना चाहें कि ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक है या नहीं, तो सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि रूस से खरीदे हुए तेल की बात अभी उन्होंने क्यों उठाई। पिछले जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं बाइडेन के समय पर, एरिक गारसेटी जो एम्बेसडर थे इंडिया में अमेरिका के, उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी कि भारत ने अगर रूस से तेल खरीदा, हालांकि देखिए पहले भी हम इस बात पर बहुत बार जो है एक बहुत कड़वा रवैया जो है फेस कर चुके हैं अमेरिका से, बाइडेन के टाइम पर भी, कि हम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन उस समय पर एरिक गारसेटी का एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने जब रूस से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा तो इस चीज को अमेरिका ने खुद ने जो है एक्टिवली एनकरेज करा, उसे बढ़ावा दिया, क्योंकि भारत के ऐसा करने की वजह से ग्लोबली जो तेल के जो दाम थे वो काफी स्टेबल रहे। एक इन्फ्लेशन जो हो सकता था पूरी दुनिया में, एक भारी कमी जो पूरी दुनिया में हो सकती थी, उस कमी को, उस इन्फ्लेशन को टाइड ओवर करने में, उसे रोकने में भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाई थी। और अगर हम सच में देखें तो यूरोप के कई देश आज भी भारत से जो है इस तरह का व्यापार करते हैं। यूरोप के आज भी कई देश हैं जो भारत से रिफाइंड, हम लोग उनसे क्रूड खरीदते हैं रूस से और फिर हम उसे रिफाइन करते हैं अपनी फैसिलिटीज में, और फिर यूरोप के कई देश हैं जो उसे खरीदते हैं। तो ये एक चीज है जिसपे खुद एरिक गारसेटी ने ये चीज कही थी। और फिर इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग जो है इंडिया और यूएस के बीच में डेवलप हो गई थी कि ठीक है हमने रूस से तेल खरीदा, लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो पूरे विश्व को ही हुआ, क्योंकि भारत के इस निर्णय की वजह से पूरे विश्व ने भी काफी लाभ उठाया। लेकिन अचानक से रूस से जो तेल खरीदने की जो बात है वो, अब आप देखिए, इंडिया से भी ज्यादा बड़ा कस्टमर आज की डेट में जो है रूस के तेल का, वो कौन है? वो चाइना है। और पीटर नवारो जो बहुत एक मुखर आवाज रहे हैं, जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाओ और चाइना ने पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को जो है बर्बाद कर दिया है, पीटर नवारो खुद ये बात को मान रहे हैं। उनका भी अभी एक वीडियो सामने आया है जहाँ एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि भारत के अलावा और भी तो देश हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि चीन पे कार्रवाई करना बहुत भारी पड़ जाएगा ट्रंप को। तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रंप ये बात समझ गए हैं कि चीन पर इस तरह का दबाव बनाना, चीन को इस तरह की चीजों के लिए बोलना तो वाकई भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आज भी यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर ट्रेड के टर्म्स में, वो बहुत ज्यादा है। इस एक दिन में या 2 दिन में आप इस चीज को खत्म नहीं कर सकते। ये जो लिंकेजेस है, जो इंटरडिपेंडेंस है, वो एक आध दिन में खत्म होने वाली नहीं है। तो उस चीज को क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भारत के अंदर एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ लिया कि क्यों ना हम भारत के साथ, अभी जो टैरिफ की बात चल रही है और भारत एक उभरता हुआ एक मार्केट है, 5 ट्रिलियन की अब हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हो गई है, हो जाएगी। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि ये कंट्री जिसके साथ मेरा 44
बिलियन का ट्रेड डेफिसिट जाता है, जहां भारत मुझे ज्यादा बेच रहा है और हम उन्हें कम बेच पा रहे हैं, तो ट्रंप को शायद ये लग रहा है कि अभी इस तरह की अगर मैं बातें उठाऊंगा कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये एक वो प्रेशर बना करके जो है अपने मन की बात हमसे करा लेंगे। और थोड़ा बहुत टैक्टिक है केवल और मुझे ही नहीं और भी प्रेशर टैक्टिक लग रही है, और आने वाले दिनों में हमें और देखने को मिलेगा कि किस तरह से पूरी स्थिति अनफोल्ड होती है। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हो रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश विशेष के इस शो में। आपसे यही समझना चाहूंगा, ये जो टैरिफ विवाद है, भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव के संकेत दिखते हैं आपको, और आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बॉन्डिंग है वो कमजोर हो गई है? देखिए, अभी जो पूरे दुनिया के जो हाल है वो ऐसे हैं कि सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है कि हमारे आपके रिलेशन अच्छे हैं या खराब है। ये हमारे आपके व्यक्तिगत संबंधों में भी इस चीज को असर होता है, राष्ट्रीय में भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय में भी होता है। तो वक्त के साथ संबंधों की नई नई परिभाषाएं हमेशा लिखी जाती रहती हैं। तो ये यहाँ अमेरिका के साथ भी ये एक दौर, उसको समझें, उसको एक दौर के रूप में समझना चाहिए। और कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती और कोई भी चीज हमेशा खराब नहीं होती। अगर आप इस टैरिफ वॉर की ही बात कर लें अगर, तो इसमें ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसके कुछ फायदे भी हुए हैं कि जिससे सबसे बड़ी चीज ये निकल के आई है कि हमारी सरकार, हमारे राष्ट्र के नेता इतने एडमेंट हैं कि वो कुछ जो सेक्टर जो भारत के कोर से रिलेटेड है, जैसे डेयरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इससे कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, भले ही ट्रंप अपना कोई भी कार्ड फेंकते रहे। वो कार्ड उनके कोई असर नहीं कर रहा। तो ये एक तरह से दुनिया को मैसेज हमारे लीडरशिप दे रही है कि हमारा जो कोर, जो हमारा क्या जो ट्रंप जो की नीति है, अमेरिका फर्स्ट नीति, और भारत की जो अपने हितों की रक्षा के स्टैंड के बीच कोई बीच का रास्ता निकलेगा आने वाले दिनों में? कि रास्ता तो हमेशा निकल रहा है। रास्ता तो एक ये भी है कि ट्रंप के ऊपर क्या इंटरनल प्रेशर नहीं होगा। अगर भारत यहां से सस्ती दवाइयां खरीद के वहां बेच रहा है, तो वहां के कंज्यूमर को अल्टीमेटली फायदा हो रहा है, तभी तो वो खरीद रहा है। कोई चीज अपने आप मतलब वो हमारी दवा खरीद के हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मार्केट में सस्ती दवा बेच रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर नहीं आएगा कि आपने जो दवा हमें सस्ती मिलती थी वो आपने 50% हमारे लिए महंगी कर दी? तो इसमें हमें ये भी चीज समझने की जरूरत है कि उनके लिए ये करना कोई उनके अपने देश में उनकी छवि अच्छी नहीं कर रहा है, उनकी छवि खराब कर रहा है। और वहां पे भारतीय इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप है कि उसको भी मैनेज करना, चूंकि अभी ट्रंप को देखिए, ट्रंप कोई बहुत प्योर राजनेता या डिप्लोमेट नहीं है, वो एक व्यापारी है। उनके उस एटीट्यूड को समझना बहुत जरूरी है कि वो जो अभी काम कर रहे हैं एक तरह से व्यापारी की तरफ से काम कर रहे हैं कि उनकी कंपनी को कैसे लाभ मिलेगा। वो ये सोच के काम नहीं कर रहे हैं कि उनके देश की जनता, जो उनका वोटर है, उसको क्या फायदा क्या नुकसान मिल रहा है। वहां पे जो हिंदुस्तानी वोटर है, जो वहां का प्रेशर ग्रुप है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वहां के जो बिजनेस हाउसेस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो चीजें उनको अभी समझ नहीं आ रही है। वो उनको ग्रेजुअली समझ में आएंगी। ग्रेजुअली चीजें समझ में आएगी। मोनिका जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे समझना चाहूंगा कि अब इसको, आपदा को अवसर में और कैसे बदला जा सकता है, और क्या इस मुद्दे को भारत को WTO तक ले जाना चाहिए या फिर घर की बात घर में ही रखनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही सही शब्दों का जो है चयन यहाँ किया कि इस आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, और मैं भी इसे अवसर के रूप में ही देख रही हूँ। क्योंकि भारत का अगर हम वैसे देखें, यूएस पे हमारा डिपेंडेंस एक्चुअली में कितना है, तो ठीक है वो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, सारी बातें जो हैं वो मैं मानती हूँ, लेकिन जीडीपी में केवल अगर देखा जाए तो 2% का असर जो है, अलग अलग अर्थशास्त्री जो है वो कह रहे हैं कि केवल 2% का असर पड़ेगा, वो भी कई सेक्टर्स को अगर हम हटा दें तो कुल मिलाकर कुछ यही 1.5% का जो है असर नजर आने का जो है उम्मीद है। और मैं ही नहीं बल्कि बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया डोमेस्टिकली अगर हम देखें, इतना बड़ा हमारा मार्केट है। अभी मुझसे पहले जो पत्रकार जी थे उन्होंने भी ये बात बोली कि भारत जो है फार्मास्यूटिकल्स में इतना ज्यादा व्यापार हम कर सकते हैं, इतना ज्यादा हमारा पोटेंशियल है, तो क्यों ना हम पहले अपने ही क्या कहते हैं रिफॉर्म, जिनका एक बहुत बड़ी दरकार हमेशा से रही है, ये बहुत सही मौका है उन रिफॉर्म्स को
एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मैं बोलूंगी फार्म लॉज जब आए और जब एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते थे, वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो पाई। तो शायद किसानों के लिए भी ये बात समझने का समय आ गया है और भी सेक्टर्स के लिए ये बात समझने का समय आ गया है कि देखिए, अगर आप बाहर ट्रेड करने जाएंगे तो इस तरह की जो है नेगेटिव या इस तरह की जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन भारत अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है, तो क्यों ना हम पहले अपने डोमेस्टिक मार्केट को अच्छे से लेवरेज कर ले। एक बहुत बड़ी मार्जिन तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। 5 ट्रिलियन से अगर हम अपनी इकोनॉमी को 10 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो शायद जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें, अगर हम उन्हें इंपोर्ट करने वाली चीजों को अपने ही घर में बनाना शुरू कर दें, अपने ही ऑडियंस को, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इमर्जिंग मार्केट, वन ऑफ द बिगेस्ट मिडिल क्लास आज जो है पूरे विश्व में, वो भारत में ही है। तो क्यों ना हम इसका जो है अच्छे से एक फायदा जो है वो उठाएं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, हालांकि ये सवाल आपने मुझसे नहीं पिछले पैनलिस्ट से आपने किया था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं क्योंकि मेरा IR बैकग्राउंड है, इंटरनेशनल रिलेशन से मैं संबंध रखती हूँ, तो मैं यहाँ ये चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि भले ही हम आपदा को अवसर में आपके बदल देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो रवैया ट्रंप ने अभी हमें दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार हमारे साथ किया है, वो कोई नई चीज नहीं है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने हमारे साथ ट्रेड को, हम कई लोग इस बात को अभी इग्नोर करके चल रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी, सोचिए, नेशनल सिक्योरिटी के इतने बड़े मुद्दे पर भी उन्होंने ट्रेड का जो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का उन्होंने इस्तेमाल करा था। उन्होंने हमें ट्रेड का जो है वो डंडा उस समय दिखाया था। तो ऐसे एक देश पर भरोसा करना, उसे अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहना, या उस पर भरोसा कर ये सोचना कि हम चीन के साथ जो हमारा कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एक कंपटीशन चल रहा है कि चीन 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उनके साथ हमारा इतना बड़ा एक अनसेटल्ड जो है बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो वो चीज जो है हम कर लेंगे अगर अमेरिका हमारा साथ दे। तो अब मुझे लगता है तनाव इस तरह बढ़ गया है, बार बार इस तरह की जो स्थितियां आ रही हैं कि हम यूएस पर आंखें बंद कर भरोसा नहीं कर सकते। तो चाहे नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हो, चाहे ट्रेड के मुद्दे हो, अब समय आ गया है कि भारत अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करे और खुद के ही जो है स्ट्रेंथ पर रिलाई करे, और सेल्फ रिलायंस के साथ जिस तरह से रूस करता आ रहा है, फ्रांस करता है, उस तरह से भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बहुत सही बात कही आपने। सेल्फ रिलायंट ज़्यादा से ज़्यादा बनने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो या ट्रेड का इशू हो। वक्त की कमी है, तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के, पशुपालकों के राष्ट्र हित की बात कही है और राजनीतिक दबाव जो डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं, तो उसमें भारत एक आपदा में अवसर देख सकता है। स्वदेश विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।